फ्रेंड्स, मैं स्मृति आपका अपने YouTube चैनल टेक्नो आर्ट मेड इजी में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है यूरोप की प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला, जिसमें हम विशेष रूप से फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र की कला के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रागैतिहासिक काल विभाजन कैसा था। ठीक है, मनुष्य की जब से उत्पत्ति मानी गई है, जैसे यूरोप में तो हिमयुग था, हिमयुग माना गया, मतलब यूरोप में प्रारंभ में सब जगह बर्फ ही बर्फ थी, उसके पश्चात ही आदिम संस्कृति का विकास हुआ। ठीक है, तो ये माना गया है कि लगभग 10 लाख ईसा पूर्व से 5 लाख ईसा पूर्व तक पाषाण युगीन जो मानव था वो पत्थर के मतलब औजार वगैरह, अनगढ़ औजार बनाता था और उससे शिकार करता था, और ये स्थिति उसकी लगभग 50,000 वर्ष ईसा पूर्व तक चली। और इसके पश्चात का जो टाइम पीरियड था जिसमें गुफाओं में चित्र वगैरह मिले हैं, उस एविडेंस के आधार पर पुरातत्ववेताओं ने उसको 3 भागों में बांटा, क्योंकि ये कहीं रिटर्न नहीं मिला है कि ये इतने हजार ईसा पूर्व पहले की बात है। इन सब के लिए जो भी वहाँ के उपकरण, जो भी वहाँ की सामग्रियाँ मिली हैं, उसके आधार पर ही वहाँ का काल विभाजन किया गया है। उसमें सबसे पहले आता है हमारा पुरापाषाण युग, और सेकंड नंबर पे आता है हमारा मध्यपाषाण युग, और थर्ड नंबर पे आता है नवपाषाण युग। और पुरापाषाण युग में ही 2 पार्ट थे, पूर्वपाषाण युग और उत्तर पुरापाषाण युग। मध्यपाषाण युग के पश्चात जो नवपाषाण युग आया था, उसमें ताम्र का, कांसे का, लोहे का, इन सब का विकास हो गया था, इन सब का पता लग गया था, जिसके कारण इसको मतलब नवपाषाण काल को हम ताम्र युग, कांस्य युग और लौह युग भी कहते हैं। ठीक है, ये एक ब्रीफ समरी हो गई काल विभाजन के बारे में। अब हम बात करेंगे फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र की कला के बारे में। एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि मानव की उत्पत्ति के बारे में अनेक मत हैं, अनेक मतलब पुरातत्ववेताओं ने और जो भी विद्वान वगैरह थे, उन्होंने सबके अलग अलग टाइम पीरियड भी थे, सबने अलग अलग अपने अपने तरीके से उसकी उत्पत्ति की बात कही है। तो जो प्रागैतिहासिक कालीन मानव था, उस समय के उसके जो भी चिन्ह थे, मतलब जो भी उसने बनाया था, जो उसके पत्थर पे जो भी उसके निशान मिले, या पत्थर पे उसकी जो चित्रकारी मिली, या उसने जो भी पत्थर पे उकेरा, उन सब के जो एविडेंस थे वो सर्वाधिक और जो सबसे ज़्यादा यूरोप में जहाँ मिले हैं, उस क्षेत्र को हम कहते हैं फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र। ठीक है, एक चीज़ आप क्लियर कर लीजिए, लोग कंफ्यूज रहते हैं कि फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र की कला है क्या। तो ये मैं आपको बताऊं कि यूरोप का वह भाग, मतलब मुख्य रूप से उत्तरी स्पेन तथा दक्षिण पश्चिम फ्रांस का वह भाग जहाँ पे सर्वाधिक गुफा चित्र मिले हैं, उस क्षेत्र को हम बोलते हैं फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र। इसमें आप ध्यान रखिएगा, उत्तरी स्पेन और दक्षिण पश्चिम फ्रांस आता है। इन जगह की जो केव्स होती हैं, इन जगह की जो केव्स हैं वो आती हैं फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र के अंतर्गत। अगर हम फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र बोलते हैं तो इसका मतलब यही हुआ कि उत्तरी स्पेन और दक्षिण पश्चिम फ्रांस, इस क्षेत्र के अंतर्गत जो भी गुफाएं आती हैं उसको हम यहाँ पे विशेष रूप से पढ़ेंगे, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हैं। और इसको 3 भागों में बांट के पढ़ा गया है, जैसे उत्तरी स्पेन का कैंटाब्रियन क्षेत्र, दक्षिण पश्चिम फ्रांस का डोर्डोन क्षेत्र और दक्षिणी फ्रांस का पेरिनियर क्षेत्र। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं कि जो प्रागैतिहासिक कालीन मानव था, उसके विकास का जो क्रम था, उस विकास के क्रम में उसने जो चीज़ें गुफाओं में बनाई या जो उपकरण हमें मिले, तो वो एक स्तरबद्ध मिला। मीन्स जो हमें पहला स्तर था, जो पहले की सबसे पहले का हम देखेंगे एविडेंस, शायद वो पुरापाषाण काल की थी, जिसमें जो भी चीज़ें मिली या जो भी उसके चित्रकारी मिली वो बहुत ही धुंधली और बहुत हल्की, जिसमें बहुत मुश्किल से कुछ समझ पाना कि ये क्या बना है। रेखाओं का एक तरीके से बस जाल ही दिखा है, ज़्यादातर जगह रेखाएं, डॉट्स, ये सब चीज़ें मिली हैं। ठीक है, बट जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ा, टाइम आगे बढ़ा, उसने चीज़ें सीखी आसपास के वातावरण से, जहाँ वो रहता था, इतने घने जंगलों में जहाँ चारों तरफ हिंसक पशु घूमते थे, उन सब के बीच में रह के उसने जो चीज़ें सीखी थी, वो सारी चीज़ें उसने धीरे धीरे उन गुफाओं में मतलब उतारनी शुरू कर दी।
ठीक है। और एक चीज़ आपको और बताएंगे कि जो ये फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र की कला है, इस क्षेत्र की कला को विकास मतलब इसकी वो हमारे सामने प्रस्तुत करने में सबसे ज़्यादा काम हेनरी ब्रुएल का है। हेनरी ब्रुएल का नाम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने ही अधिकांशतः गुफाओं के बारे में, जो यूरोप की फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र की गुफाएं थी उनके बारे में उन्होंने मतलब एक लिखित प्रमाण और एविडेंस दिए थे, इसलिए इनका नाम सबसे ज़्यादा लिया जाता है। उन्होंने क्या कहा था कि जैसे जो हिम युग है उसको तो जो पुरातत्व वेताओं ने 4 भाग में बांटा था, किंतु कला की दृष्टि से उन्होंने इसको मतलब कला के जो एविडेंस थे उसके अकॉर्डिंग उन्होंने इसको 2 भाग में बांटा है। पहला है ऑरिग्नेशियन पेरिगार्दियन युग और सेकंड नंबर पे है सॉलिट्रियन मैग्देलियन युग। ठीक है। जो ऑरिग्नेशियन पेरिगार्दियन युग था ये स्टार्टिंग का टाइम था, ये पूर्व पाषाण काल का प्रारंभिक चरण था जो लगभग 30,000 वर्ष ईसा पूर्व से माना जाता है। और इस समय की जो भी मतलब चित्रकारी हुई या जो भी काम हुआ वो गुफाओं में रेखाओं का ज़्यादातर जाल है, रेखाएं मतलब हर तरीके की रेखाएं देखी गई हैं, उसमें कोई भी एक स्पष्ट आकृति ढूंढ पाना मुश्किल था क्योंकि ये प्रारंभिक चरण था। तो ये बात समझ में आती है कि प्रारंभ में मानव ने धीरे धीरे कोशिश करी होगी, शायद कुछ उसने बनाने का प्रयत्न किया तो रेखाओं के जाल से ही उसे शायद कोई आकृति समझ में आई और फिर उसके पश्चात उसने धीरे धीरे आगे उन्हीं आकृतियों को एक अलग रूप देना शुरू किया। ठीक है। और इसमें एक चीज़ और है कि इस कला के सबसे जो पुराने मतलब पुराने एविडेंस मिले, पुराने एग्जाम्पल मिले हैं वो हमें गरगास और अल कैसिल्लो नामक जो गुफाएं हैं वहाँ के हाथ के छाप हैं। अभी मैं जब आपको आगे डिटेल में एक एक गुफा के बारे में पढ़ाऊंगी तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। अभी मैं आपको बेसिक समरी के हिसाब से बता रही हूँ कि वहाँ पे मतलब जो प्रारंभ हुआ था वहाँ पे कैसे कैसी एविडेंस थे। ये देखिए गरगास और एल कैसिल्लो जो गुफाएं हैं वहाँ पे हाथ के छाप मिले हैं आदिमानव के। और एक चीज़ आपको और अभी यहीं बता दूंगी, आपको यूरोपीय चित्रकला के बारे में पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि आपको इंग्लिश के नेम बहुत ध्यान से पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि ये यूरोप की चित्रकला थी। अगर आप इसको इंग्लिश के नाम के साथ पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा ईजी रहेगा, आप चीज़ें अच्छे से समझ पाओगे क्योंकि वहाँ की इंग्लिश थी और यहाँ पे जब बहुत सी बुक्स में जो वो इंग्लिश लिखी है अगर उसको हिंदी में भी ट्रांसलेट किया गया उतना क्लियर नहीं। अगर आप इंग्लिश के नाम पढ़ते चलोगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर रहेंगी क्योंकि कई बार अगर क्वेश्चंस पेपर में भी कई बार हम देखते हैं कि इंग्लिश के ही नाम से पूछा जाता है। अगर आपने इंग्लिश का नाम पढ़ रखा है तो आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। अब मैं आपको बताऊँ प्रारंभ में जब उसने गुफाओं में उंगलियों से और मतलब अपनी जो पेड़ पौधों की टहनियों उन सब से जब उसने काम शुरू किया, उसको जब अलग अलग रेखाएं दिखी फिर उसको ऐसा एहसास हुआ होगा शायद कि अब इन रेखाओं से ही कोई आकृति हम बना सकते हैं या हम बनाना चाहते हैं। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे उसने उंगलियों की जगह पे एक नुकीले पत्थर का प्रयोग किया। ये ध्यान से सुनिएगा, नुकीले पत्थर या उपकरण का प्रयोग किया और इस पत्थर को हम बोलते हैं चकमक पत्थर, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं फ्लिंट। इसीलिए मैं आपको इंग्लिश में बार बार बोल रही हूँ, मैंने यहाँ पे हर जगह डिटेल में इंग्लिश में भी लिख रखा है क्योंकि कई बार ये चीज़ें आती हैं छोटी छोटी क्वेश्चंस में तो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि फ्लिंट किसे कहते हैं। अगर हिंदी में नहीं आया, इंग्लिश में ही आया फ्लिंट किसे कहते हैं तो आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होइए, इसलिए इंग्लिश के नेम साथ साथ आप पढ़ते रहिएगा। ठीक है। जो पेरिगार्दियन युग था मतलब जो स्टार्टिंग का युग था, यहाँ पे पेरिगार्दियन इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि ये यूरोप की चित्रकला है और वहाँ की चित्रकला के हिसाब से जो वहाँ का डिवाइडेशन था वो इन नाम से ही जाना जाता है। तो हम यहाँ बार बार पाषाण काल या पूरा पाषाण ना काल कह के पेरिगार्दियन युग से पढ़ेंगे तो हमें और क्लियर रहेगा। फिर क्या था कि जो ब्रुएल थे उन्होंने अल्तामिरा, पेयर नॉन पेयर और ला ग्रेस में बहुत सी उत्कीर्ण आकृतियों का देखा और पता लगाया। उसके बाद उसकी प्रतियां उन्होंने सबके सामने प्रस्तुत करी। एक चीज़ आपको अभी यहीं और बताऊंगी, मुझे याद आ गया कि यूरोप में जब इन प्रागैतिहासिक चित्रों के बारे में पता चला था तो प्रारंभ में लोगों ने हंसी उड़ा दी थी। स्टार्टिंग में एक
पाओलो सरफुलो नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने 1800 में एक्सीडेंटली, मतलब अचानक से ही घूमते घूमते लास्को की गुफाओं में चित्र देखे। जब उन्होंने इस चीज़ को सबको बताया या गवर्नमेंट को वहाँ जब बताया, पर लोगों ने उनका विश्वास नहीं किया और उनकी हंसी उड़ा दी कि ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ के जो उन्होंने चित्र वो इतने क्लियर, इतने सुंदर, इतनी चमक थी कि उनको विश्वास नहीं हुआ कि ये प्रागैतिहासिक कालीन चित्र होंगे। तो उसके बाद ये बात वहीं से स्टॉप हो गई। उसके बाद जो हेनरी ब्रूएल थे उन्होंने इन केव्स का दौरा किया और वहाँ के उन्होंने रिकॉर्डिंग्स की, लाइव रिकॉर्डिंग करी, वहाँ की अलग अलग पिक्चर्स ली और उसके बाद जब उन्होंने इन सब चीज़ों का लेख प्रस्तुत किया गवर्नमेंट के आगे, इसको प्रमाणित किया, तब से लोग इसको मानने लगे। और वहाँ जो पुरानी गुफाओं के जो भी वहाँ पे जो सीलन और वो जो क्षार वगैरह जम जाती थी, उसके बाद ये क्लियर हुआ कि हाँ ये उस समय की यानी आदि मानव की कला है। तो ये भी है कि यूरोप के लोगों ने बहुत देर में वहाँ की कला पे विश्वास किया, आदिम कला। ये देखिए आपको पिक्चर से दिखाते हैं। पिक्चर से देखने में ना चीज़ें और क्लियर होती है। देखिए स्टार्टिंग का है एल कैसिलो केव का है। स्टार्टिंग में क्या हुआ है, ज़्यादातर डॉट से और आड़ी तिरछी रेखाओं का ही यूज़ किया है। फिर उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे कलाकार ने उन रेखाओं में से, मतलब कोई रेखाओं से जब कोई आकृति बनी उसमें से कुछ में उसने रंग भरना भी शुरू किया। और ये मुख्यतः कहीं किसी किसी भाग में रंग भरा गया, ऐसा नहीं है कि पूरे चित्र में या पूरी आकृति में रंग भरा गया है। और रेखाएं थोड़ी सी ना चौड़ी हो गई। तो ये एक विकास जो देखा गया है, पहले रेखाएं, फिर उसके बाद धीरे से थोड़ा सा और डेवलप, ये सारी चीज़ें हम एक विकास क्रम में देखते हैं। फिर देखिए बहुत सी इनग्रेविंग है। जो ये ला कंबारेली गुफा है, नीचे इसका जो बना है, इसमें आड़ी तिरछी इनग्रेविंग्स है और ये बहुत कम उभरी हुई हैं, मतलब हल्की हल्की सी हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब उसको आकारों का थोड़ा ज्ञान हुआ, तब उसने थोड़ा सा गहरी खुदाई और गहरी इनग्रेविंग शुरू हुई और चीज़ें और क्लियर हुई। फिर नेक्स्ट बात करेंगे सोलिट्रियन मैग्डेलियन युग की। इस काल में क्या हुआ कि इस काल में बहुत सारी चित्रकारी देखी गई। इस काल को 20,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना गया है और इसमें इसके चित्र मुख्य रूप से अल्तामिरा की छत पर चित्र अंकित हैं इसमें। और मतलब इस युग के बहुत सारे एग्जाम्पल हमें नियाओ, पकमरले तथा ला पोर्टल जैसी गुफाओं में देखने को मिलते हैं। और हिम युग का मतलब मीन्स ये जो यूरोपीय प्रागैतिहासिक काल था, इसका जो सबसे ज़्यादा विकास हुआ था वो इसी युग में हुआ था और इसमें सबसे ज़्यादा चित्र देखे गए हैं। बहुत सारे बहुरंगे चित्र भी देखे गए हैं। जो केवल रेखाओं से पहले चित्र बनते थे, अब उसमें रंग भरना शुरू हो गया था। ये देखिए पकमरले का है और नियाओं का ये चित्र है। इसमें अब कलर्स वगैरह यूज़ होने लगा था और जो ये नियाओं में चित्र है, इसमें भी जानवरों के जो रोम वगैरह होते हैं, रोम, उसका भी मतलब उसको भी दिखाने का प्रयास शुरू हो गया था। अल्तामिरा की छतों पर काले रंग से अंकित चित्र हैं। मतलब पहले अल्तामिरा की गुफा बहुत फेमस है, मैं इसको अभी बाद में आपको डिटेल में इसके बारे में बताऊंगी। तो मतलब और ये वहाँ का एक औजार है, ये मैग्डेलियन एज का एक औजार है। ये उसी पत्थर से बनाया गया है। वहाँ जो भी पत्थर मौजूद थे उसको, और इसकी जो ये नोक देख रहे हैं, शायद इसी नोक के सहारे उन्होंने रिलीफ कार्य किया। नेक्स्ट मैं बताऊंगी उनकी टेक्निक और कैसे वो चित्र बनाते थे। उसमें क्या है कि जब प्रागैतिहासिक कालीन जितनी भी गुफाएं हैं, उसकी एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो जितनी भी गुफाओं में चित्र प्राप्त हुए हैं वो सब एकदम गुफा के अंतिम छोर या एकदम भीतरी भागों से प्राप्त हुए हैं। मतलब जैसे आप इंडिया के प्री हिस्टोरिक केव्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादातर चित्र खुली जगह और खुली शैल और खुली शेल्टर पे दिख जाएंगे। बट यहाँ जो था, यूरोप में जितनी भी गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं, तो उसमें जब गुफा में एंट्री करते हुए जो बड़ा सा क्षेत्र है वहाँ पे वो पूरा खाली है, वहाँ पे कोई चित्र नहीं है। पर जैसे ही गुफा से अंदर बढ़ते हैं और एकदम भीतरी भाग में, और कई जगह तो रास्ते इतने टेढ़े मेढ़े हैं कि वहाँ तक जाना भी आसान नहीं है, सकरे सकरे रास्ते, और उसके अंत में कहीं अचानक से कोई एक बड़ा सा कक्ष जैसा या बड़ा सा कमरा जैसा दिखेगा और वहाँ पे बहुत सारे चित्र मिले हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो यूरोप की चित्रकला थी, यूरोप की जो केव पेंटिंग्स है, वो
इतने अंधेरे और इतनी गुफाओं के अंतिम छोर में, इतने भीतरी भागों में मिली हैं। कई जगह नदियाँ भी हैं, वहाँ रास्ते में पानी भरा है, और उसके बाद वो एकदम अंधेरी जगह पे उन्होंने चित्रकारी की। तो कई बार अनुमान लगाया जाता है कि शायद इस चित्रकारी को करने के लिए उनको कोई रोशनी की ज़रूरत भी पड़ी होगी, कुछ उन्होंने वहाँ पे प्रकाश के लिए कोई चीज़ जलाई भी होगी। और ला माउथ नामक एक गुफा है जहाँ से एक कुप्पी जैसी मिली है, और ये अनुमान लगाया गया शायद ये उस टाइम का दिया होगा या दीपक होगा जिस पे वो कुछ रख के पशुओं की और चर्बी से ऑयल निकाल के और उस पे लकड़ियों वगैरह को लगा के उससे शायद वो आग जलाते थे और उजाला करते थे। उसके बाद वहाँ पे चित्रकारी की गई है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों की। नेक्स्ट हम बताएं, वहाँ के चित्रों में मुख्य रूप से लाल कलर का यूज़ हुआ है, जिसमें लाल खड़िया का प्रयोग होता था, और मैंगनीज तथा कोयले से वे काले रंग का निर्माण करते थे। और कहीं कहीं पे उन्होंने अपने मुंह में रंग को भर के उसको स्प्रे की भांति भी यूज़ किया है, जिसमें बहुत सारे डॉट्स वगैरह दिखते हैं। उसके एग्जाम्पल बहुत से डॉट्स में दिखते हैं। और वहाँ के मुख्य विषय थे, जो वहाँ का आसपास का वातावरण था, आसपास के जंगल थे, वहाँ पे भयानक और हिंसक पशु थे, जो अब वर्तमान में ज़्यादातर प्रजातियाँ उसकी लुप्त हो गई हैं, जिसमें मुख्य रूप से वहाँ पशु चित्रण सबसे ज़्यादा हुआ है। और उसके पश्चात हिंसक जो पशु होते थे उसकी बहुत बड़ी बड़ी और विशाल आकृतियाँ बनी हैं। और मोस्टली वहाँ पे धार्मिक क्रियाकांड से, जादू टोने से संबंधित और कुछ अमूर्त ज्यामितीय, प्राकृतिक और अलंकारिक अलग अलग आकार भी मिले हैं। मुख्य रूप से क्या है, पशुओं का ही सजीव अंकन हुआ है और ह्यूमन फिगर का बहुत कम चित्रण हुआ है। कोगुल नामक जो गुफा है वहाँ पर ही हम देखेंगे कि नारी आकृतियों के एक नृत्य समूह का ही चित्र मिला है। तो बहुत कम गुफाएं हैं जहाँ पे मनुष्य को बनाया गया है। ज़्यादातर गुफाओं में क्या है, वहाँ पे उनके विषय मुख्य रूप से पशु ही रहे हैं, और जो हिंसक पशु थे उन्होंने मुख्य रूप से चित्रण किया है। और जिसमें से जो उस समय के जितने भी पशु थे, ज़्यादातर उसमें से अब वर्तमान में उनकी जातियाँ विलुप्त हो गई हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको एक ब्रीफ समरी में समझाया है। अब नेक्स्ट में वीडियो में मैं आपको फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र के अंतर्गत आई 6 गुफाओं के बारे में डिटेल में बताऊंगी। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको टाइम टू टाइम मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।